चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। आज मेरे मझले बेटे की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चों की शादी हो गई, मैं फारिग हो जाऊं और हम सब तीर्थ यात्रा पर जाएं। घर में बहू आ जाएगी, खुशियों से घर भर जाएगा। वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ रहती है, इतनी भी जान नहीं रहती कि मैं अपने घर के कामकाज कर सकती। इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की से तय की थी। सोने पर सुहागा ये हुआ था कि वह अपने घर में इकलौती लड़की थी। उसके घर वालों ने बहुत सारा दहेज दिया था और साथ में काम करने वाली नौकरानी भी दी थी। मुझे तो पहले हैरत हुई, फिर थोड़ा अजीब सा लगा। बहू नौकरानी लेकर आई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी, लेकिन नौकरानी के काम मुझे पसंद नहीं आते थे। मैंने मन ही मन सोचा कि हफ्ता दो हफ्ता रखूंगी, फिर यहाँ से चलता करूंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रंजना मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या हुआ था मुझे मुझे मैं उसकी तरफ खिंची चली आ रही थी। उसने उसकी आदत सी हो गई थी। जहाँ तक मेरी बहू की बात है तो मैंने उसको पहली बार टेलर की दुकान पर देखा था। वह जब दुकान पर लड़की को देखा था तो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। वह बहुत सुलझी हुई लड़की और तमीज़दार थी और उसकी दीदी भी उसके साथ ही थी। बातों बातों में मैंने उसका पूरा पता पूछ लिया और उसकी जात भी पूछ ली थी। मैंने अपने बेटे का रिश्ता उसके घर भेज दिया। उन लोगों ने भी मेरे बेटे को पसंद कर लिया और शादी हो गई। मेरी बहू रिंकी बहुत अच्छी थी और वह काम वाली रंजना भी, लेकिन बहू के साथ जो रंजना आई थी वह हर वक्त पर्दे में रहा करती थी। यह बात अजीब सी थी। मैं बिल्कुल चुप थी, अपने किचन का सारा काम करके थी। लेकिन वह लड़की यहाँ मुझे पीछा नहीं छोड़ा। वह सच्ची और नेक लड़की थी। मैंने उसे दिल खुश हो जाता था। खाना बनाने का भी काम सौंप दिया था। अब मैं सुकून से थी। वह लड़की न सिर्फ घर के काम करती बल्कि मेरी सेवा भी बहुत करती थी। मैं हैरान हो जाती थी, लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह हर वक्त घूंघट में रहती थी। मैंने कई बार उसे समझाया कि घर में घूंघट उतार दो, यहाँ पर ऐसा कौन है जिससे तुम घूंघट करती हो। हम सास बहू के अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता। मेरा बेटा भी काम पर चला जाता था, वह शाम को ही घर आता था, मगर मेरी बात से वह बहुत घबरा जाती थी। उसके हाथ पांव कब कपाने लगते थे। मेरी बहू आ गई, उसने सामने खड़ी हो गई और मम्मी जी आपको इससे कुछ ना कहिए, यह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती है, ये बहुत पर्दे वाली है, उसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, आप तो उसे ना कहें। रंजना के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मम्मी जी हमको उसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें इतना सुख दे रही है, घर में हमारे एकदम चमका कर रख रही है, खाना एकदम फास्ट और फास्टिंग बनाती है। मैंने देखा है देर रात गए आपके पैर दबाती है, कहीं ऐसा ना हो हमारे बोलने पर वह नाराज हो जाए और काम छोड़कर चली जाए। फिर आजकल ऐसी नौकरानी मिलती कहाँ है। बहू की बात पर मैं एकदम चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट रही थी, भला औरतें कैसे पर्दा। यूं समय बीता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैंने पानी लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि रंजना किचन के पास वाले कमरे में पूजा कर रही है। उसका दरवाजा खुला था। मेरी नजरें रंजना पर थी। मैं दिल ही दिल सोच रही थी कि कितनी पवित्र और धार्मिक औरत है। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि उस वक्त वह घूंघट में नहीं थी। मैं अपने दिल हाथों मजबूर खड़ी होकर वहीं देख रही थी, शायद उसकी झलक मुझे दिखाई दे जाए। और अचानक उसने आरती की प्लेट को उठाया। उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी, मेरी तो रूह तक डर गई थी और मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं जल्दी से पानी का गिलास अपने मुंह से लगाया। लेकिन तभी रंजना की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी और वह घबरा गई और कमरे की तरफ भाग गई, खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन मैं उसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैं जाग कर गुजारी थी, सारी रात मैं सो ना सकी। यह सब आखिर क्या था, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे सुबह से बेसब्री का इंतजार था। बस मैं चाहती थी कि बहू के सामने खड़ी होकर यह सारा सच उगलूं। लेकिन मैं चाहती थी एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए, मैं बहू से पूछूंगी ये क्या है। अगर बेटे को इस बात की भनक लग गई तो वह शायद इसी वक्त मेरी बहू को तलाक दे देता। वह शायद गुस्से में आकर रिंकी को जान से मार देता।
और बात इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। रिंकी से उसका सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच चुकी थी कि अगर उसका रत्ती भर कसूर निकला तो मैं उसको तलाक खुद दिलवा दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर कसूर किसका है। अब तो बहू सब बात बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू उठ चुकी थी, उसने नाश्ता कर लिया था और अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया था। यही वक्त था जाने का। मैं फौरन बहू के कमरे की तरफ गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर चली गई। बहू ड्रेसिंग टेबल पर अपने बाल संभाल रही थी। हैरत की तरफ से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक कर दिया और उसके बेड पर बैठ गई। उससे पूछा कि यह क्या माजरा है, आखिर क्या है मेरे घर में, यह कैसा खेल खेल रही हो तुम दोनों। रंजना कौन है, रंजना का क्या राज है। आज मैं रंजना का राज जानकर ही रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मेरी बात पर मेरी बहू मेरे कदमों में गिर गई। रंजना, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आखिर यह सब क्या माजरा है, मुझे पूरी बात बताओ। मेरी बात सुनकर रंजना बहुत घबरा गई थी। मम्मी जी मैं आपको सब बताती हूँ, पहले आप मुझे वादा करें कि आप आर्यन को इसकी जानकारी नहीं होने दोगी। देखो बहू, मुझे सच बताओ, मैं सब जानने के बाद ही फैसला लूंगी। मेरी बात सुनकर बहू अपने आंसू पोंछकर अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया, मैं एक खाते पीते घर के संबंध रखती हूँ। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई कमल दोनों कॉलेज जाते थे। अचानक पापा का बिजनेस लॉस हो गया। हमारे घर में पैसे की तंगी आ गई। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस न देने की वजह से मेरे भाई को स्कूल से निकाल दिया गया था। पापा ने कर्जे में डूब गए थे। पापा ने कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया और कुछ पैसे बचे थे उनसे एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था और उसका 6 महीने का एडवांस दे दिया था और 2 महीने का राशन डलवा दिया था। एक दिन मेरी किसी स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गई। वहां पर भी मायूसी हुई भी, क्योंकि मेरी डिग्री उस नौकरी के लिए नहीं थी। वह 2,000 रुपए में मुझे रखना चाहते थे और उसमें महंगाई के दौर में 2,000 में क्या होगा। मैं बाहर आ गई थी, चिल्लाती धूप में बस स्टॉप के बीच आकर बैठ गई और बस का इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। फिर किसी ने मुझसे पूछा, क्यों रो रही हो। मैंने सर उठाया तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि वह एक अजनबी आदमी था और वह हमेशा मुझ पर वहां बैठा देखता रहता था। मगर आज उसकी इतनी हिम्मत देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैं वहां उठकर दूसरी जगह पर बैठ गई, मगर वहां भी वह आ गया। मुझे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने कहा उससे वह चला जाए, मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं गया और कहने लगा कि आप मुझे मेरी मदद कर सकता हूँ। और मैंने दिल से सोचा कि यह क्या मेरी मदद करेगा, यह बेचारा खुद ही मांगकर पेट भरता है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, वह यहाँ से चला जाए। मैंने बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं है, कोई ढंग की नौकरी नहीं लग रही। यह सुनकर उसने अपनी राय दी कि मैं अपना एक बुटीक खोल लेती। उसके लिए लाखों रुपए चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बुटीक खोल लूं और उसका कोर्स कर सकूं, और सीखने के लिए भी तो पैसे लगते हैं। यह सुनकर उसने अपनी जेब से एक कागज और कलम निकाला, कागज पर कुछ लिखा और फिर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैं झट से उसके हाथ से ले ली और वहां से उठ गई, क्योंकि अब मेरी बस आ चुकी थी। घर पहुंचकर मैं उस बात को भूल गई थी। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो अचानक मेरे दिमाग में सारी बातें याद आई। बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी। अचानक एक अजनबी आदमी आया। वह मुझे पैसे देने के लिए कह रहा था। वह मुझे पैसे क्यों देगा, आजकल कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी यह बातें सुनकर मैं पर्ची निकाली, उसे फोन नंबर लिखा था और अपने मोबाइल में अजनबी मददगार के नाम से मैंने सेव कर लिया और सो गई। इस बात को काफी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई थी। अब तो ट्यूशन वगैरह भी छूट गई थी। मुझे और मम्मी को कमल के स्कूल की फिक्र हो रही थी। एक दिन मैं काम निकली तो रास्ते में मुझे टेलर की दुकान दिखी। उसे देखकर उस अजनबी की बात याद आ गई। मैं अंदर गई। मैंने कहा, मैं यह सीखना चाहती हूँ सिलाई। टेलर ने कहा, यह कोर्स करने के लिए 1 लाख लगेंगे और 1 साल का कोर्स है जिसमें मुझे यह सब कुछ सिखा देगा। यह सुनकर मैं मायूस होकर वहां से निकल आई। कुछ देर बाद बताती हूँ।
आपको लेकिन यह 1 लाख कहाँ देती, मगर मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। खैर घर पर आ गई। कुछ देर बाद इस अजनबी आदमी का नंबर लगाया। उसने मेरा फोन काट दिया और खुद ही कॉल किया। पूछा मैं क्या वही लड़की हूँ जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे हैरत हुई कि मेरी आवाज़ सुने बगैर उसने मुझे कैसे पहचान लिया। मैंने उस पर शक किए बिना कह दिया, हाँ मैं वही लड़की हूँ जो बस स्टॉप पर मिली थी। और पूछा कि वह कहाँ से मुझे पैसे लाकर देगा, जबकि वह खुद ही इतना गरीब है। वह बोला मैं तुम्हें पैसों से मतलब है, तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा मुझे 1 लाख चाहिए। मैंने टेलर का कोर्स करूंगी, उसके बाद अपनी दुकान खोलूंगी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। उसने मुझे बस स्टॉप पर बुलाया और मैंने हामी भर दी। मैं अगले दिन ही उस बस स्टॉप पर पहुंच गई और वहां से पैसे वह मुझे पहले से खड़ा मिला था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वह लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ा और वहां से चल गया। मैं लिफाफा झट से अपने पर्स में रख लिया और वापस अपने घर आ गई। कमरे में आकर दरवाजा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैंने जब देखा तो उस लिफाफे के अंदर 2 लाख रुपए पड़े थे। मैंने उसे कॉल किया और पूछा कि 1 लाख की जरूरत थी तो तुमने मुझे 2 लाख रुपए क्यों दिए। वह बोला कि 1 लाख का कोर्स कर तुम दुकान खोल लेना और 1 लाख घर में रखकर आराम से खर्च करना। मैं उसका शुक्रिया अदा किया और जोश में आकर उसे वादा कर बैठी, जिंदगी में अगर ऐसी कभी कोई मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे अपनी बहन समझो। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। मैंने फोन रख दिया। दूसरे दिन बुटीक में पैसे जमा करवा दिए और बुटीक ज्वाइन कर लिया। दिन ब दिन इस तरह गुजरते जा रहे थे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और कमल को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। इसी तरह से पूरा साल हो गया। बुटीक में मुझे पूरा पूरा फुल मास्टर डिग्री मिल गई थी। अब मैं अपना बुटीक खोलना चाहती थी। मैं अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल किया और बताया मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो उसने कहा कि मैं इस जगह पर आ जाऊं और मैं वहां गई तो उसने मुझे लिफाफा दिया और कहा मेरे साथ चलो। मैं सोच में पड़ गई। वह तो बोला तुम्हारे बुटीक देखने जा रहा हूँ जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं उसके साथ चली गई और सारी जानकारी तय किए घर पर आ गई और दूसरे दिन मैं बुटीक पर बैठ गई और बुटीक ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली थी। मैंने बुटीक चल पड़ा था। घर में के हालात ठीक होने लगे थे। मैंने तो अपना मसीहा समझ बैठी थी और दिन रात ही दुआएं देती थी और दुकान पर औरतें आती रहती थी। उनमें एक औरत आप ही थी जिन्होंने मुझे पसंद किया था और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी। एक दिन अजनबी आदमी मेरे पास आया और बोला कि मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा मैं उसके पैसे लौटा दूंगी और वह मुझे कुछ थोड़ा वक्त दे। मुझे उसे कहा कि उसके पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे मेरी मदद चाहिए। यूं उसने मुझे मेरी नादानी में किया हुआ वादा याद करवाया और उसने 2 लाख रुपए के बदले ये किया था कि मैं उसकी बात सुनकर काफी परेशान हो गई। आप जाने अनजाने में मुझे यह क्या मांग लिया, लेकिन मैं दिल का कड़ा करके कहा कि मांगो क्या मांगते हो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने दहेज में लेकर जाओगी। मैंने हैरानी हुई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। वह बोला तुम्हें बताता हूँ मैं। तुम मुझे अपने साथ कामवाली बनाकर ले जाओगी। मैं हर वक्त खुद को ढक कर रखूंगा। किसी के कानों कान खबर तक नहीं होगी। मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। तभी तो मैं चिल्लाई थी और मैं यह सब क्यों करूंगी। मैं मानती हूँ तुम मेरे मददगार हो, मगर मुझे अपने होने वाले पति से इतना धोखा हरगिज नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एक गैर आदमी को अपने घर ले जाऊं। मुझे क्या मालूम तुम किस इरादे और कैसी नीयत से जाना चाहते हो। मैंने ऐसा नहीं करूंगी। मैं मुड़कर अपनी तिजोरी खोली और नोटों से भरा बैग 2 लाख रुपए पहले ही मैंने अलग करके लिफाफे में डाल रखे थे। न जाने कब मेरे मददगार उन पैसों की जरूरत पड़ जाए और वह लिफाफा मैं उनकी तरफ बढ़ा दिया और कहा जिन को पूरे 2 लाख रुपए हैं और ये लो जाओ यहाँ से। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। वह मेरी बात सुनकर एकदम से पाँव में गिरने लगा और मैं डर गई, पीछे हट गई। वह फूट फूट कर रो रहा था। उसने मेरे सामने हाथ बांध दिए थे। वह ऐसे रो रहा था जैसे एक बच्चा भीड़ में अपनी माँ से जुदा होकर डरा हुआ रो रहा हो। उसकी यह हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैं जमीन पर उसके पास बैठ गई। बताओ भाई क्या बात है, आपको क्या हो गया है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि रिंकी मुझे मेरी माँ से मिला दो। उसने कहा तुम्हारी माँ
मेरी होने वाली सास है और मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। उसकी बात सुनकर मुझे झटका लग गया। यह कैसे हो सकता है? वह मेरे पति का भाई है। अगर वह मेरी सास का ही बेटा है तो इस चोरों की तरह क्यों जाना चाहता है? हमारे घर में मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जब वह बोला कि मुझे मालूम है कि मेरी बात सुनकर सब हैरान हो जाओगे। तुम यह सोच रही होगी अगर यह सच कह रहा है तो मैं सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता। घर में मेरी मजबूरी है। रिंकी बहन वह रो रो कर मुझे अपनी कहानी सुना रहा था। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ बहुत खुश थी। उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा, मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ मेरे कदम मजबूत तो ना हो सके। मेरी दादी मेरी माँ को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती थी। मेरा बाप अस्पताल के बेड पर ही मेरी माँ को तलाक देकर चला गया था। हालांकि उसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं था। यह तो भगवान की मर्जी थी। मुझे ना लड़की बनाया और ना ही लड़का। के लिए तीसरी जीन का इस्तेमाल कर लिया था। उसकी बातें सुनकर मैं हैरत में आ गई, जबकि वह खुद के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने मेरी मम्मी को बताया तेरे घर तीसरा जीन्स पैदा हुआ है और उसके पापा को मुबारकबाद देकर कहा लड़का पैदा हुआ है, सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हर कोई मेरी माँ के आगे पीछे घूम रहा था, जबकि वह चुप थी। जब मैंने माँ को देखा वह रोती रहती थी। मुझे मालूम नहीं था मेरे घर वालों से छुपाकर उसने मुझे बड़ा किया। घर में किसी को कुछ मालूम ना होने दिया। मम्मी ने मुझे लड़के वाले कपड़े पहनाए थे, लेकिन मुझे लड़के नहीं भाते थे। मेरा दिल करता था मैं गेंद बल्ले से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन तन्नू की गुड़िया से खेलूं। एक दिन मम्मी ने लाल चुन्नी ओढ़कर और अपने ओठों पर लिपस्टिक लगाकर मैं बाहर आंगन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंस कर लोटपोट होकर कहा, देख तेरा लाडला क्या कर रहा है। उस दिन मम्मी ने मुझे बाजू पकड़कर कमरे में ले गई और कमरे का दरवाजा बंद करके उसने मुझे पापा की बेल्ट से बहुत मारा था। तब मैं 6 साल का ही बच्चा था। वह मेरी जगह मन सारा चीख रहा था। मैं बहुत चीख रहा था, लेकिन मम्मी ने मुझे रहम नहीं आया। जब मेरे जिस्म से खून बहने लगा उसका हाथ भी रुक गया और वह मुझे ज्यादा रो रही थी। हम दोनों रो रहे थे, पागल हो गए थे। दादी ने दरवाजा खोला, लेकिन मम्मी ने नहीं खोला। सर पर दीवार मारकर लहू हो चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वह मेरे लिए तड़प रही थी और मैं मम्मी के लिए कितने दिन ही मम्मी की तकलीफ को याद करके रोता रहा। मम्मी तो हर वक्त हाथ जोड़कर माफिया मांगती रहती थी। मुझे इस दिन माँ ने समझाया कि अगर तूने ऐसा दोबारा कोई किया तो मैं तुझे तेरे पापा छोड़ आऊंगी। ऐसी रोज ऐसी ही मार पड़ा करेगी। उसे दिन बाद मैंने ऐसा करना छोड़ दिया था, मगर मैं अपने आप को समझाया। कई साल बीत गए थे। मम्मी मार भूल गया था, लेकिन सबक हर रोज पढ़ाया करती थी। मैं काम सुनकर एक दूसरे से निकाल देता था, लेकिन एक दिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे पापा ने मेरा छोटा सा भंडारा करने की सोची। मम्मी ने मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल कर रखा था, लेकिन मैंने अपनी बहन तनु की इस्त्री की हुई फ्रॉक पहन ली। मम्मी की लिपस्टिक लगाकर मैं बाहर निकला तो सारे लोग हंस दिए। मम्मी बोली, तुम्हारी मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। वह मुझे कमरे में ले गई और मुझे दोबारा तैयार करते हुए वह रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वह बोली, तुमने बहुत गलत किया है। अगले दिन मम्मी मुझे बाजार ले गई, लेकिन वह बाजार तो ना था और मुझे बहुत ही एक दूसरे कस्बे में लेकर गई। तंग गलियों से गुजरते हुए मुझे एक घर में ले गई, जहाँ सभी तीसरे दिन अपराध होते थे, बात बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने मम्मी का हाथ लाकर कहा, मम्मी यहाँ से चलो, मेरा दम घुट रहा है। एक बुजुर्ग ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैंने मम्मी का कंधा हिलाकर कहा, उठो मम्मी। मेरी मम्मी उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मुझे गिरोह के लोगों ने पकड़ लिया। मैं चिल्लाता रहा। मम्मी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मम्मी के कानों में मेरी आवाज़ चली जाए, मगर मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। मगर वे लोग मुझे प्यार से समझते थे। वह लोगों ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया था। एक दिन
वहाँ के लोगों ने बताया कि मैं उनके ही जैसा हूँ, मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। मम्मी ने मुझे बताया कि तुझे सब याद करके बहुत रोते हैं, लेकिन मम्मी ने मुझसे झूठ बोला कि वह गुम हो गया है। मुझे उस दिन पता चल गया कि सब मेरे पीछे मेरी मम्मी ही थी, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। गुरुओं ने मुझे डांस सीखने को कहा तो मैंने फ़ौरन हामी भर ली। अब मैं खूब मेकअप करता था, अब मैं मुकम्मल के लिए तैयार हो चुका था। पूरे शहर में मेरी चर्चा होने लगी थी। मैं जवान और हसीन भी हो गया था। मैं बहुत दौलत कमाई, मेरा ग्रह बुढ़ा हो चुका था और सारा दिन उसी की खिदमत करता रहता था। ऐशो-आराम की ज़िंदगी कट रही थी। मुझे हर वक़्त दुआएँ देता रहता था। अब मुझे रोज़ाना जिन आँखों और जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ रहा था, मैं यही जानता था। तब मुझे मम्मी की मजबूरी समझ में आई। अब मेरी मम्मी आखिर करती तो भी क्या, उनकी बेटी भी तो जवान हो रही थी। फिर भला तीसरी जीन्स का इंसान कैसे रह सकता है? मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद के नाम के काम आ सकूँ। मुझे ज़रूरतमंद तुम लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें दे दिया। मैं सब अपनी माँ से मिलने की बहुत ख्वाहिश है। मैं उसकी खिदमत करके खुदा को राज़ी करना चाहता था। एक दिन मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बुटीक आया तो मैंने वहाँ पर अपनी माँ को देख लिया था। फिर पता चला कि तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे बड़े भाई से शादी करवाना चाहती हैं। तभी तो मैं तुम्हारे पास चला आया और सारी बात सुनकर रो दिया। मम्मी भी रोती रहीं, उनकी बातें सुनकर खुद को मैं रोक नहीं पाई थी। क्या मैं गलत थी? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो ज़मीन में गड़ चुकी थी। मैं बहू को गले लगाकर बहुत रोई। मुझे मेरा नन्हा सितारा याद आ रहा था, उसने कैसी-कैसी विपत्तियाँ झेली हैं। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वह अपना सामान पैक किए हुए बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया। मैं उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा सितारा सीने से लगकर बिलख-बिलख कर रो रहा था। फिर वह मुझे जुदा होकर कहा, अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीनकर कहा, वह मेरे पास ही रहे। वह घबरा गया और बोला, मम्मी आपकी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहता हूँ। तब वह बोली, बेटा मेरी ज़िंदगी तो तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है। मैं भगवान को भूल गई थी। अगर वह कयामत के दिन मुझे पूछ लेता कि बेटा और बेटी मैंने पैदा किए तो तुमने रख लिए और मैंने अपनी पसंद का एक खास सितारा दिया तो तुमने उसे धुतकार दिया, मैं क्या, मुझे मेरे भगवान के सामने रुसवा ना होने से बचा लो। मैंने अपने सितारे के सामने हाथ जोड़ दिए और मुझसे लिपट गया। फिर मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। भगवान की कृपा है, उसने मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दिया। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट में बताना स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद, बाय बाय।